Hello students, my name is Nikita Maheshwari and welcome back to BSc with Basics. आज हम अपने इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इस नाम को सुन के केमिकल बॉन्डिंग, वो होता है दैट व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो ये समझते हैं, जब भी ये फॉर एग्जांपल हमारे दो एटम्स हैं ए एंड बी, इन दोनों एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां होता है एक बॉन्ड जनरेट, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इस बॉन्ड को ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया दैट व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है दैट व्हाई डू वी नीड अ केमिकल बॉन्ड, हमें क्या जरूरत पड़ी है केमिकल बॉन्ड की। तो अभी हमने एक रीजन तो यही पढ़ा कि हमें स्टेबिलिटी मिल जाती है। वो कैसे कि जब भी बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ जाती है, या जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ये केमिकल बॉन्ड की नीड होती है। मतलब सबसे पहला रीजन क्या हुआ? टू अटेन स्टेबिलिटी, ओके, टू अटेन स्टेबिलिटी। अब दूसरा रीजन हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा होता है, हमने 11th-12th में पढ़ के आए हैं हम, कोजल्स अप्रोच। कोजल्स अप्रोच में हमें ये कहा जाता है कि हर एक एटम जो है वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। मतलब एग्जांपल अगर हम ले सोडियम का, तो सोडियम हम अभी लास्ट यूनिट में अपनी पढ़ के आए हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी सोडियम की, जहां से हमने निकाला है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ओके। ये होती है हमारी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na पॉजिटिव की क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p6, ये हमारी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब है तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए, अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए। तो मतलब Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये हमारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, लेकिन लूज और गेन करने के लिए साथ में कोई एटम तो होना चाहिए ना। तो इसलिए इसमें बना हमारा एक केमिकल बॉन्ड। मतलब Na ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, वो Cl ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों ने बना लिया एक केमिकल बॉन्ड NaCl का, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा कि कोजल्स अप्रोच समझ आ गया होगा। मतलब बेसिक यही था इसमें हमारा कि हमें एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी। क्या चाहिए थी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? कोजल्स अप्रोच, ओके। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड है हमारा लुईस ऑक्टेट रूल, ठीक है। लुईस ऑक्टेट रूल अब क्या कहता है ये पढ़ेंगे अब हम। लुईस ऑक्टेट रूल में बेसिकली ये कहा जाता है कि कोई भी एटम जो होता है उसकी आउटरमोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कोई भी जो हमारा एटम होता है उसकी आउटरमोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम में हमारे पास 1s2 2s1
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम में आउटरमोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लें, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने आउटरमोस्ट शेल किसको कहा था, ये हमारी आउटरमोस्ट शेल है। और ये जो मैं बना रही हूँ इन्हें कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उससे हम लुईस ऑक्टेट रूल को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ये देखें दैट लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं कि जो भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड एन एटम। जैसे हाइड्रोजन में हमें पता है 1s1 होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, ऐसे। लिथियम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम को भी ऐसे लिखेंगे। बेरिलियम दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बोरोन, इसमें कितने हुए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बोरोन को कैसे लिखेंगे 1 2 3। ऐसे ही हम फर्दर लिख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब आता है जो हमने देखा लुईस ऑक्टेट रूल। तो जो एटम्स होते हैं उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो अगर हम बात लेते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है उसके पास तो 6 हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लाए, इसके लिए हम बनाते हैं केमिकल बॉन्ड। हम एक और ऑक्सीजन लेंगे, ये ऑक्सीजन लिया हमने, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब ये बॉन्ड बनाए जाएंगे, ये जब 2 बॉन्ड बनेंगे, इससे अब अगर हम काउंट करें हर एक ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो बेसिकली हमें केमिकल बॉन्ड की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि हमें लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करना था, जिससे कि हर एक जो एटम है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होंगे, 8, ठीक है। अब ये पढ़ लिया हमने कि लुईस ऑक्टेट रूल क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। अब नेक्स्ट आती हैं इसकी कुछ एक्सेप्शंस कि जिनमें लुईस ऑक्टेट रूल जो है वो वैलिड नहीं हो रहा है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब में ऑक्टेट रूल फॉलो हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं BF3, ठीक है, इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3। फ्लोरीन में अभी हम पढ़ के आए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने होते हैं, 7 होते हैं। ऐसे ही यहाँ भी हमारे पास 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बना लिया हमने। अब इनमें बनाते हैं हम बॉन्ड। अब हम जब बॉन्ड बनाएंगे तो हम देखेंगे, ये देखो ये हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड हमारा ये बन गया। अब अगर हम बोरोन पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब कि बोरोन पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो 8 से कम है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है। और इसी का यही हमने एग्जांपल लिया था कि जो सेंट्रल एटम है, कभी कभार ये भी हो जाता है कि सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन ना होके उससे कम इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसको इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेप्शन पे, जो कि है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। मतलब अभी हमने देखा कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं सेंट्रल एटम पे। अब हम देखेंगे कि हमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें IF7 का या PCl5 का, फास्फोरस को लेते हैं। फास्फोरस पे हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में ही आता है, तो इसलिए इस पे 5 हो गए। अब हम Cl को बनाते हैं, Cl में एज वी नो कि 7 ही होंगे, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे
7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर इनका बना दिया। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं इसका बॉन्ड। जब इसका बॉन्ड बनाएंगे तो सबसे पहला बॉन्ड है Cl और ये ठीक है, ये वाला और ये वाला। यहां से हमें क्या दिखा कि जो फास्फोरस हमारा सेंट्रल एटम जो है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस पे कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, जब हमारे सेंट्रल एटम पे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम IF7 का सेम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यही है हमारे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट के एग्जांपल्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जब आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब जब आउटर मोस्ट शेल में, जैसे अभी हम 8 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे थे, वैसे ही अगर आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब ये होती किन में है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं Zn2+ का। जो Zn2+ होता है उसमें हमारे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब आप ट्रांजिशन मेटल्स की वो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे आगे जाकर, तब आपको पता चलेगा कि जो Zn2+ है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं यही होती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही होते हैं इसके एक्सेप्शंस। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि है हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स क्या है, इसे देख लेते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने NO का, O में हमें पता है 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इन दोनों का बना बॉन्ड। अब अगर हम इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो ये हो जाएंगे, इसके तो 8 हो गए, इसके कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल कितने हो गए हमारे 15 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इन मॉलिक्यूल्स को जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसके बाद अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो हमारा ये पढ़ा है अभी हमने, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं लुईस ऑक्टेट रूल की। वो ये है कि सबसे पहले तो ये स्टेबिलिटी जो होती है मॉलिक्यूल की उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरा, ये शेप मतलब मॉलिक्यूल की जो शेप होती है ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये दो इसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फॉर्मल चार्ज पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बेसिकली एक ऐसा चार्ज होता है जो एटम को असाइन किया जाता है ये मानकर कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका सीधा सा ये कहना है। अब हम अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम पढ़ लेते हैं। वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस number of unpaired electrons minus half of number of bonded electrons। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं CS2 का। ठीक है, CS2 का अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें CSS 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये हमने क्या बनाया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया।
ये इसके बीच में बॉन्डिंग दिखा दी, जिसकी वजह से इन सबका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम निकालते हैं कार्बन पे फॉर्मल चार्ज। अब इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या कहा था, फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, सॉरी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन में, 0, क्योंकि ये भी पेयर्ड ये भी पेयर्ड, तो यहाँ 0। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो 4 माइनस 4 इज 0, तो फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, 0। तो हमारा कार्बन पे चार्ज कितना होगा, 0। ठीक है, अगर हम ऐसे ही सल्फर का चार्ज निकालें, अब यहाँ पे सल्फर का चार्ज निकालेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहला सल्फर, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने देखे कितने होते हैं, 6। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 4। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 0। तो सल्फर पे भी फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही हम दूसरे वाले सल्फर का निकालेंगे तो उस पे भी फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मल चार्ज। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जिस भी रेजोनेंस, जैसे हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे कम फॉर्मल चार्ज आता है उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम केमिकल बॉन्ड के टाइप्स। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड हमने देख लिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम केमिकल बॉन्ड के टाइप्स। तो मेनली हमारे पास 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक। जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं एटम्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और जो वीक होते हैं वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो बॉन्ड बनता है बाय वंडरवॉल फोर्सेस, वो ये कुछ हमारे होते हैं वीक बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम जरा ये देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्या देखेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली हमारा बनता है जब भी किन्हीं 2 एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और हो सकता है कि जो 2 एटम्स हैं उनकी सेम भी हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंट भी हो। ठीक है, जब हमारी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम होती है, तो वहां जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, मतलब किसी एक की ज्यादा है और किसी की कम है, तो हमारा जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली वो बॉन्ड बनता है जब 2 एटम्स हैं हमारे मॉलिक्यूल में, जैसे ए और बी,
ये 2 एटम्स हैं। अब इनमें से एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है और दूसरे के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इससे हमें क्या समझ आता है कि जो एक एटम है जो डोनेट कर रहा है उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए और जो एक्सेप्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास है बोरोन, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं BF3 का। ठीक है, BF3 कुछ ऐसा होता है, हम सभी को पता है, अभी हमने पढ़ा कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास एक वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल में F नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है जिससे कि हमारा क्या बन जाता है, BF4 नेगेटिव। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं NH3 का। ठीक है, NH3 में अगर हम देखें कि हमने ऐड करा है NH3 में H पॉजिटिव, इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल और जो नाइट्रोजन है यहाँ पे उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसके लिए एरो लगाएंगे, मतलब जो दे रहा है और जिसको दे रहा है उसके बीच में क्या होगी, एक एरो, यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो this was all for today. Thank you for watching this. Please like, share, subscribe and drop your doubts in the comment section below.